मान लो एक पेन है, इसका मिनिमम प्राइस है 25 रुपए, मतलब ये 25 रुपए से कम नहीं बिकेगा। तो अगर सरकार भी ये कर दे कि किसान के गेहूं की कीमत 20 रुपए प्रति किलो है और इससे कम कोई भी व्यापारी इससे नहीं खरीदेगा, तो मैं दावा करता हूं कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तो यहां पर सरकार को सोचना है कि ये 3 विधेयक लाए या फिर इनके पहले वाले विधेयकों या कानूनों में ही थोड़ा बदलाव करके किसानों के बारे में सोचे। हालांकि साल 1947 से लगाकर साल 2020 तक एक भी सरकार ऐसी नहीं आई है जिसने किसानों के बारे में। तो दोस्तों, मैं अंकित ठाकुर स्वागत करता हूं आपका द बालाजी अकेडमी पर। अभी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 विधेयकों के कारण। 3 विधेयकों के कारण ये आंदोलन कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार कहती है कि ये आंदोलन, ये जो विधेयक है ये किसानों के हित में है और बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। ये वैसे ही क्रांतिकारी है जैसे जीएसटी और नोटबंदी क्रांतिकारी थी, वैसे ही क्रांतिकारी है। तो सरकार इसको सही साबित करने पे लगी हुई है। वहीं विपक्ष ये कहता नहीं, ये किसानों के बिल्कुल हित में नहीं है, जो उसका काम है। विपक्ष भी, जब ये विपक्ष में तब थे तब भी ये इन्हीं का एंगल था, जब ये पक्ष में आए तो इन्हीं का एंगल वही है जो विपक्ष के पहले था। अब यहां पे पक्ष विपक्ष का खेल समझते हैं कि वास्तव में ये मुद्दा क्या है। केंद्र सरकार ने सबसे पहले एक विधेयक पास किया जिसमें 3 संशोधन किए गए किसानों से संबंधित। अब इसके संबंधित इन्होंने क्या करा? अध्यादेश लाए। अध्यादेश कब लाए? ये अध्यादेश लाए 5 जून को। अब छोटी सी बात बताता हूं, अध्यादेश कब लाया जाता है? जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो या बहुत ज्यादा जरूरी हो कोई कानून लाना, तब अध्यादेश लाया जाता है। सरकार ने क्या पता क्या सोचा कि उसको इतनी जल्दी थी कि उसने अध्यादेश लाया, क्योंकि उस समय समझते थे कि अगर ये अध्यादेश लाते हैं तो किसान आंदोलन नहीं करेंगे और सब शांति से निपट जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल लाए, हंगामा हो गया और किसानों को पता चल गया, तो उन्होंने कोरोना को छोड़कर आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो हम बात करते हैं कि वास्तव में ये तीनों अधिनियम है क्या, एक बाय एक हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। अब ये क्या है? अब वास्तव में होता क्या है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा आवश्यक होती है दैनिक जीवन के लिए। तो सरकार ने क्या करा था कि साल 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाकर कुछ चीजें ऐसी जिनको बहुत ज्यादा आवश्यक है उनको आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में डाल दिया था, ताकि उनका बाजार में एकत्रीकरण ना हो और कालाबाजारी न हो सके। यह कब हुआ था? साल 1955 में। अब साल 1955 में आया था अधिनियम, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को आवश्यक वस्तुओं में डाल दिया गया था। तो सरकार ने इस एक्ट के द्वारा साल 2020 में उन चीजों को उस श्रेणी से बाहर निकाल दिया। वो चीजें कौन कौन सी है? पहला है अनाज, दालें, तिलहन, दलहन, उसके अलावा आलू, प्याज व सोया ऑयल या जिसको आप खाद्यान्न तेल भी कहते हैं। इन चीजों को आवश्यक वस्तुओं से बाहर निकाल दिया गया। अब इससे हुआ क्या है? इससे हुआ यह है कि पहले जो पूर्णतः अवैध था कालाबाजारी। कालाबाजारी किसे कहते हैं? कालाबाजारी जब किसी वस्तु को पहले से एकत्र कर लिया जाता है और बाद में जब उस वस्तु की बाजार में कमी आ जाती है तो उस वस्तु को ऊंचे माल पर, ऊंचे दाम पर बेचा जाता है, तो यह कहलाता है कालाबाजारी। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन का दौर था तो उस समय क्या हुआ था कि मार्केट में जब लॉकडाउन लगा तो व्यापारियों ने शक्कर बेचना कम कर दिया, और जैसे ही देखा कि अब 21 दिनों तक कोई भी आयात निर्यात नहीं होगा या कुछ भी चीजें आएंगी नहीं, तो धीरे धीरे उन्होंने शक्कर निकालना शुरू करी और उस शक्कर को उच्च दामों पर बेचना शुरू कर दिया। तो ये होता है कालाबाजारी। तो सरकार ने साल 1955 में जिसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था, साल 2020 में उसे अब वापस खोल दिया है कि व्यापारी कालाबाजारी कर सकते हैं, वैध रूप से कालाबाजारी। अब क्या होगा? व्यापारी इन चीजों को अपने गोदामों में एकत्र कर लेंगे और जब बाजार में कमी होगी तो इनको धीरे धीरे निकालेंगे, उच्च दामों पर निकालेंगे, उच्च दामों पर निकालेंगे। इससे क्या होगा? इससे आम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब सरकार का पक्ष यह है कि जो व्यापारी है वो तो भंडारण कर ही सकते हैं, लेकिन किसान भी भंडारण कर सकते हैं। अब आप ही सोचिए कि एक किसान जिसके बेचारा 1 या 2 कमरे होते हैं, वो अपने माल का स्टोर या भंडारण किस प्रकार से करे?
वो तो पहले भी स्टोरी करता था, जब माल दाम आता था तभी बेचता था, वैसे भी उसको कम ही दाम मिलता है तो कम ही दाम पर उसे बेचते थे। अब सरकार ये कहती है कि व्यापारी तो स्टोर कर सकते हैं, साथ में किसान भी स्टोर कर सकते हैं, तो किसानों के पास तो वैसे ही स्टोर रहता था। अब सरकार का ये पक्ष मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सोचकर ये अध्यादेश लाया गया कि अब व्यापारियों को खुली छूट दे दी गई कि वो अपने यहां भंडारण करें और जब मार्केट में उसके प्राइस बढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे निकालेंगे और मोटी कमाई करेंगे। इससे किसानों को ही नुकसान है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा अब कालाबाजारी को आधिकारिक रूप से बढ़ावा मिलेगा। होता क्या था कि जब कोई व्यापारी माल को एकत्र करता था तो फूड कारपोरेशन डिपार्टमेंट वहां पर छापामारी करता था और उन चीजों की बारे में छापा डालता था और उन चीजों को निकालता था। अब अगर वहां पर व्यापारी के वहां छापा गिरता है तो व्यापारी फटाक से मना बोल देगा कि आप कैसे आए, क्योंकि अब केवल दो ही परिस्थिति में वो भंडारण नहीं कर सकता, या तो युद्ध हो या कोई आपातकाल हो। अब व्यापारी के वहां पुलिस गई और उसने बोल दिया कि भाई साहब न तो युद्ध चल रहा है और न ही कोई आपातकाल है, उस कंडीशन में आप हमारे यहाँ छापा कैसे डाल रहे हो, तो वहां पे पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनको मोदी जी ने खुली छूट दे दी है कि आप भंडारण कर सकते हैं। तो यह है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम बिल, जो मेरे समझ से परे हैं। अब दूसरा है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण समझौता। यह किसानों के थोड़ा हित में है। किस प्रकार से? यह देता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कैसे? कि मान लीजिए कोई खेत है, खेतों में जैसे ये एक खेत का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं खेत के। अब किसान को यहां पर किसान मन में आता है, वो बोता है। अब मान लो कोई कंपनी आई, जैसे आपने देखा होगा कि बालाजी वेफर्स वगैरह ये चिप्स बनाते हैं। अब चिप्स बनाते हैं तो इनको आलू की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या करेंगे, इस अधिनियम के द्वारा अब किसानों को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट कब दिया जाएगा? उसके फसल बोने से पहले। कैसे? कि वो अपने इंजीनियर लाएंगे और बताएंगे कि हमको इतना आलू चाहिए, ये कितनी बड़ी जगह में आ सकता है, तो वो बता देगा इंजीनियर कि इतनी पर्टिकुलर जगह में ये सारी, अगर इतनी पर्टिकुलर जगह में अगर इतना उत्पादन होगा तो आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, सीधे किसान को ही ऑर्डर दे देंगे कि हम आपका माल खरीद लेंगे, आप ये जगह में यही चीज बोए। तो एक निश्चित जगह में वो चीज बोएंगे, उसकी रकम, थोड़ी रकम पहले ही अदा कर दी जाएगी और जैसे ही उत्पादन हुआ तो वो उत्पाद ले जाएंगे और उसका पैसा किसान को दे देंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गांव में जिस फसल के भाव ज्यादा होते हैं किसान वही फसल बोते हैं, और जब वो फसल बाजार तक आती है तब तक उसके रेट गिर जाते हैं। अब इससे क्या होगा, इस अधिनियम के द्वारा कि मान लो आज गेहूं के रेट 25 रुपए किलो चल रहे हैं। अब 25 रुपए किलो चल रहे हैं, किसान ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 25 रुपए किलो के हिसाब से मैं गेहूं दूंगा आपको। अब जब गेहूं बाजार में आया तब उसका रेट हो गया 20 रुपए किलो, तो उस कंडीशन में किसान को फायदा है। अब ये तो हो गई उसके फायदे की बात, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है? मान लीजिए जब गेहूं का मौसम आया, उसकी कटाई का मौसम आया और उस समय गेहूं का रेट हो गया 20 रुपए किलो, तो किसान तो निश्चित है कि मेरा गेहूं 25 रुपए किलो ही बिकेगा, क्योंकि उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। और वहीं पर अगर कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कंपनी किसान को, तो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद कंपनी भी आराम करेगी कि भैया जब भी 4 महीने के बाद माल आएगा वो हम पूरा का पूरा खरीद लेंगे। अब इसमें फायदा क्या होता है, जैसे कंपनी को कोई 2-4 किलो तो माल चाहिए नहीं, जब वो खरीदती है तो पूरे गांव का माल खरीदती है। उस कंडीशन में क्या होगा, पूरे गांव को फायदा होगा। अब इसमें कुछ खामियां हैं। एक खामी यह है कि इसका निर्धारण, जैसे कर्मचारियों के उस कंपनी के और किसानों के बीच में अगर कोई समझौता होता है तो इस समझौते के कराने वाला जो व्यक्ति होगा वो मंडी का अधिकारी होगा। अब मंडी का अधिकारी होगा तो यहां पर भ्रष्टाचार की थोड़ी संभावना बनती है कि मान लो मंडी का कर्मचारी होगा तो उसको तो कुछ लेना देना नहीं है, जो भी है वो कर लेगा। यहां पर सरकार को यह करना चाहिए था कि यहां पर मंडी कर्मचारी की जगह गांव के प्रधान को रखना चाहिए था कि प्रधान पूरे गांव का पूरा एक समान कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी
किसान की पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो उस प्रधान पे होगी। वहीं अगर इन दोनों में कुछ विवाद होता है तो इसका न्यायिक क्षेत्र तहसीलदार या उसके ऊपर का अधिकारी करता है, वो भी गलत है, जो कि 30 दिनों में होता है। और इस कंडीशन में मान लो कि अगर कंपनी ने मना बोल दिया कि मैं आपका माल नहीं खरीदूंगा, तो उसके बीच कंपनी के और किसान के बीच में अगर विवाद होता है तो उसका समझौता कहां होगा। एक खामी ये इसमें बहुत बड़ी है जिसको पूरी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरी बात, मान लो किसान को 50 रुपए किलो में मार्केट में गेहूं हो गया, तो उस कंडीशन में अगर किसान ने चुपके से अगर गेहूं बेच दिया तो उस कंडीशन में भी किसान और उस कंपनी के बीच में विवाद होगा, तो उसका भी समझौता कौन करवाएगा। तो कुछ खामियां हैं जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उस बिल को पास कर दिया। अब तीसरी वाली बात आती है, इसमें देख लिया आप मूल्य आश्वासन, मतलब पहले से मूल्य आश्वासन दे रहे हैं। अब तीसरी वाली बात आती है कृषि उपज एवं व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020। एक सरकार की एक विभाग है NSSO, जो बेरोजगारी के भी आंकड़े में निकालती है और किसानों को क्या आय हुई, कितने किसानों ने MSP पे माल बेचा, ये सब की जानकारी वो NSSO रखता है। अब सरकार ने क्या करा, इस NSSO की रिपोर्ट को ध्यान में को हटा दिया और NSSO को खत्म करने के चक्कर में है सरकार, ताकि ये बेरोजगारी के आंकड़े निकाले ही नहीं और सरकार को पता भी नहीं चले, जनता को भी पता न चले, कोई फायदा, कोई लोगों को कुछ पता ही नहीं चले। तो यहां पर NSSO का आंकड़ा कहता है कि MSP पर या मंडी में केवल 6% किसान ही अपना माल बेचते हैं, 94% किसान अपना माल बाहर ही बेच देते हैं, मंडियों के बाहर। सरकार का एक आंकड़ा कहता है कि पूरे भारत में 6,900 मंडियां हैं। अब 6,900 मंडियां, जिसमें आप देखेंगे कि उत्तरी भारत में बहुत कम मंडियां पड़ती है, जहां है वहीं है मंडियां। और ये मंडियां जो है, ये मंडियां किसके थ्रू कार्य करती है, ये मंडियां अपने खुद की एक संस्था होती है, ये अपनी एक खुद की एक संस्था होती है। अब इसमें क्या होता है, मंडियों में माल बिकता है। अब यहां पर सरकार ये कह रही है कि कृषि उपज एवं व्यापार वाणिज्य, मतलब अब इस अधिनियम के द्वारा जो किसान है वो अपना माल पूरे भारत में किसी भी मंडी में बेच सकते हैं, मतलब वो किसी संस्था को बेच सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं। जब पहले ही भाई बाहर बिक रहा है, पहले ही केवल 6% किसान ही अगर इसका लाभ उठा पा रहे हैं, तो इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि 94% किसान तो अपना माल मंडी से बाहर ही बेच देते, केवल 6% किसान ही मंडी तक जाते हैं। और यहां पर मंडी पर जाने से दूसरी जो समस्या ये है कि अब इस बिल के अनुसार जो किसान है वो अपना माल ऑनलाइन से बेच सकते थे। इसमें एक सुविधा ये हुई है कि पहले राज्य से बाहर माल नहीं बेच सकते थे, अब राज्य से बाहर माल आसानी से आप बेच सकते हो और दूसरी मंडी में, राज्य से बाहर की मंडियों में भी अपना माल बेच सकते हो। अब इसमें एक छोटी सी बात है कि मंडी में होते हैं बिचौलिए। बिचौलिए किसे कहते हैं कि मान लो आपके पास एक ट्रॉली भर के आलू है। अब ट्रॉली भर के आलू आप मंडी में ले गए, मंडी में ले जाने के बाद आप ट्रॉली भर के आलू कहीं बाजार में या खुले मार्केट में तो बेच नहीं सकते, किसान 7-8 दिन कैसे बैठेगा। तो सरकार ने क्या करा था कि APMC मंडी एक्ट लाई थी सरकार। उस मंडी एक्ट के द्वारा हर प्रदेश में मंडियां खोली गई थी। अब इस मंडी एक्ट के अनुसार जब किसान बाजार में किसी जगह अगर मंडी में जाता है तो वहां पर जो गद्दीदारी लोग होते थे, जो सेठ होते थे, वो क्या करते थे कि उस माल को खरीदते थे, एक 20 बता देता था, दूसरा 22, 23, 24, 25 और जो आखिरी बोली होती थी उस पर माल खरीद लिया जाता था। क्यों? क्योंकि न ही किसान रेडी लगाकर बेच सकता है और न ही बड़ी कंपनी का व्यापारी वहां आकर माल को खरीद सकता है। तो वो किससे खरीदता था? बिचौलिए से। अब यहां पर सरकार क्या कह रही है कि इस बिचौलिए को खत्म करेंगे। अब आप सोचिए कि कोई किसान क्या रेडी लगा के माल बेच सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो रेडी लगा के माल बेचे। और इस विधेयक के द्वारा अब उसका माल खेत का खेत में ही बिक जाएगा। उसके अलावा बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, तो क्या आप अपना माल खुद बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते रेडी लगा के। तो इन बिचौलियों को सरकार खत्म कर रही है, लेकिन यहां यह भी कह रही है कि केवल 6% किसान ही MSP रेट पर बेच सकते हैं। MSP क्या बला होती? छोटी सी बात है। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट
प्राइस। ये कब आया था? साल 1964 में। साल 1964 में इसकी प्रस्तावना रखी गई थी और 19 अक्टूबर साल 1965 पर इस पर हस्ताक्षर हो गए थे। वो पहली बार साल 1966 और 67 के आसपास पहली बार इस एमएसपी रेट पे गेहूं खरीदे गए थे। गेहूं खरीदे गए थे साल 1966-67 में। जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनका ये भारत को एक तोहफा था कि उस रेट पर। अब एमएसपी क्या होता है? एमएसपी के तहत कुल 22 प्रकार के जींस खरीदे जाते हैं। अब एमएसपी क्या होता है? किसी फसल को बोने से पहले ही सरकार एक समर्थन मूल्य जारी करती है कि हम इस मूल्य पर इस वस्तु को खरीदेंगे। उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब एमएसपी सरकार धीरे धीरे अगर ये विधेयक लाती है तो एमएसपी को खत्म कर देगी, और अगर एमएसपी खत्म हो जाती है तो किसानों को जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता था, जो उनको एक फसल का कम से कम इतनी रकम तो मिलेगी, इतना पता तो चलता ही है, तो अगर वो खत्म हो जाएगा तो किसानों को मिलेगा क्या? तो ये विधेयक भी थोड़ा विवादास्पद है। अब बात करते हैं किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। किसान की आत्महत्या करने का कारण खुद सरकार है। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब से लगाकर अब तक किसान की आय में कितना बढ़ोतरी हुई है? केवल 21%। अर्थात जो पहले किसान 1 रुपया कमाते थे, अब वो 21 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो बढ़ी है पूरे 180%। अर्थात जो जिनकी तनख्वाह 1947 में 1 रुपए थी वो आज 180 रुपए है। और वहीं सरकारी शिक्षकों की तनख्वाह जो साल 1947 में 1 रुपए थी, अब वो बढ़कर हो गई 200 रुपए, मतलब 200% बढ़ चुकी है। अब आप सोचिए कि अगर इनकी तनख्वाह एक किसान के बराबर कर दी जाए, 21% बढ़ोतरी कर दी जाए, तो इन कर्मचारियों की तनख्वाह होगी 9,000 रुपए, मात्र 9,000 रुपए। अब अगर ये तनख्वाह हो जाएगी तो हर स्कूल में हर रोज एक टीचर किसी न किसी स्कूल में फांसी का फंदा लगाया मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि किसान की हालत और उसकी हालत एक हो जाएगी। आज किसान की हालत खराब है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। उसको पता है कि उसका परिवार कैसे चलता है, उसको पता है कि किस प्रकार से फसल कट के घर में आती है। जब कट के घर में आती है और वो पूरा हिसाब लगाता है तो बहुत कम पैसा बचता है, उस पैसे में उसको अपना जीवन यापन करना है। ये किसान की समस्या है। अब सरकार को क्या करना था? कुछ नहीं करना था, केवल और केवल एमएसपी में सुधार कर देती सरकार। और दूसरी बात, वो जैसे हर चीज का एक मिनिमम प्राइस होता है। मान लो एक पेन है, इसका मिनिमम प्राइस है 25 रुपए, मतलब ये 25 रुपए से कम नहीं बिकेगा। तो अगर सरकार भी ये कर दे कि किसान के गेहूं की कीमत 20 रुपए प्रति किलो है और इससे कम कोई भी व्यापारी इससे नहीं खरीदेगा, तो मैं दावा करता हूं कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तो यहां पर सरकार को सोचना है कि ये 3 विधेयक लाए या फिर इनके पहले वाले विधेयकों या कानूनों में ही थोड़ा बदलाव करके किसानों के बारे में सोचे। हालांकि साल 1947 से लगाकर साल 2020 तक एक भी सरकार ऐसी नहीं आई है जिसने किसानों के बारे में सोचा हो। नमस्कार।